नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इग्नू के बीए पार्ट 2 हिस्ट्री एफएसटी 001 के खंड 3 की इकाई 9 तक का लेक्चर एपिसोड 13 तक में सुना। अब एपिसोड 14 में इकाई 10 के आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यान देकर लेक्चर को सुनिए ताकि नोट्स बनाने और बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में आसानी रहे। इकाई 10 ब्रह्मांड की खोज 10.1। इकाई 9 में आपने ब्रह्मांड की संरचना के बारे में संक्षेप में पढ़ा। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक निश्चित स्वरूप है। बहुत बड़े पैमाने पर देखने से ब्रह्मांड अति समूहों से बना दिखाई देता है। ये अति समूह बड़े बड़े समूहों से बने हैं और एक समूह में कुछ एक से लेकर कुछ हजार तक की संख्या में मंदाकिनियाँ होती हैं। मंदाकिनियाँ तारों, गैसीय बादलों और निहारिकाओं से बनती हैं। हमारा अपना तारा सूरज आकाशगंगा मंदाकिनी में 100 अरब तारों में से एक साधारण तारा है। 9 ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी उनमें से एक है। यह सब पढ़ते हुए क्या यह आपने नहीं सोचा कि ब्रह्मांड के बारे में हमने जानकारियाँ कैसे हासिल की? क्योंकि किसी उपकरण की सहायता के बिना हम आकाश में बिखरे हुए कुछ हजार तारों को ही देख पाते हैं। इस इकाई में हम ब्रह्मांड के विषय में आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। हम उन विविध तकनीकों और उपकरणों के बारे में बताएंगे जिनसे हमें ब्रह्मांड के बारे में यह जानकारी मिलती है। किंतु किसी भी जानकारी का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि व्यवस्थित ढंग से उसका विश्लेषण न कर लिया जाए और उसके बारे में एक समझ विकसित करने में उसका उपयोग न कर लिया जाए। यही दुनिया भर के वैज्ञानिक हर रोज कर रहे हैं। छोटी छोटी बहुत सी जानकारियां प्राप्त करके वे ब्रह्मांड की रहस्यमय तस्वीर में संगत रंग भरने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर को हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं हमारे सामने कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिन्हें हल करना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसे हम अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से समझते हैं। यह छोटा सा हिस्सा सौर मंडल है। इसके बारे में हम आपको अगली इकाई में बताएंगे। ब्रह्मांड की खोज करने की विभिन्न खगोलीय पद्धतियों के बारे में बता सकेंगे और यह समझा सकेंगे कि इन पद्धतियों के द्वारा किस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह भी बता सकेंगे कि तारों के बारे में अब तक के ज्ञान, जैसे कि उनकी दूरियां, चमक, तापमान आदि के बारे में बता सकेंगे। तारों का विकास कैसे होता है इसे भी आसानी तरीके से समझा सकेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों की प्रमाण सहित व्याख्या कर सकेंगे। 10.2 ब्रह्मांड का अन्वेषण। मेरा अपना संदेह है कि ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अद्भुत नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि जितना हम सोच रहे हैं यह उससे कहीं अधिक अद्भुत है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हार्लेन के इस कथन से इस बात का पता चलता है कि ब्रह्मांड के विषय में ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन एक कठिन विषय है। हम प्रयोगशाला में ब्रह्मांड पर प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसकी तुलना किसी दूसरे ब्रह्मांड से भी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मांड केवल एक ही है। हम अंततः इसका एक हिस्सा हैं, इसलिए हम इसके भीतर रहकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड के बाहर जाकर इसका अवलोकन नहीं कर सकते, तो हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं? यहाँ हमें वैज्ञानिक पद्धति की मदद मिलती है। आपको यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड का अध्ययन अपने आप में वैज्ञानिक पद्धति का एक विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि हम इस पर कोई प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी इसके बारे में हम जो प्रेक्षण करते हैं उससे हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी का विश्लेषण करके हम ज्ञात प्राकृतिक नियमों की मदद से ब्रह्मांड को समझते हैं। वैज्ञानिकों ने इन नियमों के आधार पर ब्रह्मांड के बारे में अनेक सिद्धांत बनाए हैं। सिद्धांत और मॉडल प्रेक्षण के आधार पर बनते हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्या प्रेक्षण किए जा सकते हैं और कैसे किए जाते हैं। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम उपकरणों और पद्धतियों के मूल सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको उपकरणों और पद्धतियों की विविधता की जानकारी देना है जो ब्रह्मांड के प्रेक्षणों में प्रयोग की जाती है।
ब्रह्मांड के बारे में आपका अधिकांश ज्ञान प्रकाश, ऊष्मा और अन्य विकिरणों जैसे रेडियो तरंगों, एक्स-रेज, गामा किरणों आदि के अध्ययन पर आधारित है। ये विकिरणें सूर्य और अन्य तारों से आती है। इन विकिरणों का पृथ्वी पर स्थित पृथ्वी के चारों ओर भिन्न कक्षाओं में घूमती खगोलीय वेधशालाओं में विशिष्ट उपकरण रखकर पता लगाया जाता है। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी के नज़दीकी ग्रहों के बारे में अन्वेषण करने में सफलता मिली है। कई लोगों ने चंद्रमा की यात्रा भी की और वहां से अध्ययन के लिए काफ़ी सामग्री लेकर आए। इस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में प्रेक्षण करने और जानकारी हासिल करने के कई तरीके हैं, किंतु इन तरीकों का वर्णन करने से पहले हम आपको अंतरिक्षीय विकिरणों की कुछ विशेषताएं बताएंगे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को हम तक लाती है। 10.2.1 दृश्य और अदृश्य विकिरण। प्रकाश जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हम देख नहीं सकते। रंग प्रकाश की ही देन है। प्रकाश को दृश्य विकिरण भी कहा जाता है। प्रकृति में अन्य कई प्रकार के विकिरण हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन्हें अदृश्य विकिरण कहते हैं। अवरक्त विकिरणों, परावैंगनी विकिरणें, रेडियो तरंगें, एक्स-रेज और गामा किरणें अदृश्य विकिरणों के कुछ उदाहरण हैं। अपने जीवन में हम इन सभी विकिरणों के संपर्क में हैं। उदाहरण के लिए अवरक्त विकिरणों में गर्म वस्तुओं जैसे हमारे शरीर, कक्ष तापक और दिन की गर्मी के बाद पृथ्वी से निकलती हैं। रैटल सांप अवरक्त विकिरणों को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। परावैंगनी विकिरणें जीवाणुओं को मार सकती हैं। ये हमारे लिए अदृश्य हैं, किंतु गुंज भक्षिकाएँ इन्हें पहचान लेती हैं। रेडियो तरंगें दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं, जिन्हें टीवी और रेडियो सेट एंटीना के माध्यम से लेते हैं। ये इस प्रकार से दूरसंचार के लिए उपयोगी हैं। इन विकिरणों को चमगादड़ भी पहचान लेते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा में होता है। गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है और ये नाभिकीय विस्फोटकों से भी उत्पन्न होती हैं। इन सभी विकिरणों, गामा किरणों, एक्स-रेज, परावैंगनी किरणों, प्रकाश अवरक्त किरणों और रेडियो तरंगों का खगोल शास्त्र में बहुत अधिक उपयोग होता है। वास्तव में ये सभी किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के ही विभिन्न रूप हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के अन्य रूपों से भी आप परिचित होंगे, जैसे कि ऊष्मा, ध्वनि या फिर घड़ी की कमानी में संचित यांत्रिक ऊर्जा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें तरंगों से बनी है जो शून्य में प्रकाश की गति से चलती हैं। तरंगों का सबसे सरल उदाहरण जिसे आप देख सकते हैं वे हैं किसी तालाब या समुद्र में पानी के तल पर बनी तरंगें या फिर डोरी के कंपन से पैदा होने वाली तरंगें आदि। कुछ लोगों के बाल भी तरंगों जैसे लहरदार होते हैं। तरंगें क्या हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशिष्ट प्रकृति क्या है, इसका हम यहाँ विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणें एक समान नहीं होती हैं। इनमें अब अंतर क्या है उसको भी आप अलग अलग प्रयोगों से जान सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जिसके प्रति मनुष्य की आंखें संवेदनशील है, अर्थात हम दृश्य विकिरण को देख सकते हैं, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है। श्वेत प्रकाश या सूर्य से आने वाले प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर इसके इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रत्येक रंग के लिए तरंग दैर्घ्यों का एक विस्तार होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की सबसे बड़ी होती है। अंतरिक्षीय पिंडों से हर प्रकार तरंग दैर्घ्य वाली किरणें उत्सर्जित होती हैं। दृश्य प्रकाश सूर्य से आने वाली विकिरणों का केवल 40% होता है। शेष अन्य प्रकार की विकिरणें होती हैं। जब ये सभी विकिरण पृथ्वी पर पड़ती हैं तो प्रकाश और रेडियो तरंगों के अलावा अन्य विकिरणें वायुमंडल में अंतर्लीन हो जाती हैं। केवल प्रकाश और रेडियो तरंगें ही वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड को जानने के दो स्रोत माने गए हैं। इन स्रोतों के अलावा अन्य तरंग दैर्घ्य की किरणों को केवल वायुमंडल के बाहर से ही देखा जा सकता है। अब जबकि आपको तारों से आने वाली विभिन्न विकिरणों का कुछ ज्ञान हो गया है, तो आइए देखें
कि खगोल शास्त्री इन विकिरणों को एकत्रित करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन तारों से आने वाले प्रकाश को एकत्र करने के तरीकों से अपनी बात को हम शुरू करते हैं। 10.2.2 तारकीय प्रकाश की खोज में किसी भी अंतरिक्ष पिंड के प्रकाश का अध्ययन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे एक दूरबीन द्वारा एकत्र करके फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड कर लिया जाए। दूरबीन के दूरस्थ तारों के प्रकाश को फोटोग्राफिक फिल्मों पर काफ़ी लंबे समय तक और कई रातों तक एकत्र किया जाता है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए तारे आसमान में गति करते हुए दिखाई देते हैं। दूरबीन को तारों की गति के साथ साथ चलना पड़ता है, जिससे कि दोनों की गति समन्वित हो। इस तरह दूरबीन उन तारों पर सधाई जाती है जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इस तरह बहुत धुंधले दिखाई देने वाले तारे धीरे धीरे फोटो की प्लेट पर दिखाई देने लगते हैं। अंतरिक्ष से प्रकाश को एकत्रित करके और उसका अध्ययन करने को प्रकाशीय खगोल विज्ञान कहते हैं। सदियों से खगोल शास्त्री दूरबीनों में सुधार करते रहे हैं। गैलीलियो के ज़माने में छोटे लेंस आज विशाल दूरबीनों का रूप ले चुके हैं। 3 साधारण कांच के टुकड़े, लेंस, दर्पण और प्रिज्म कुछ 100 वर्षों के दौरान मनुष्य के हाथों में अनेक जटिल और शक्तिशाली उपकरणों में बदल गए हैं। क्या हमें मानव मस्तिष्क की इस कुशलता पर विस्मय नहीं होना चाहिए? आधुनिक टेलीस्कोपों में फोकस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लेंस और दर्पण काफ़ी बड़े होते हैं। खगोल शास्त्री इनके द्वारा बहुत दूर स्थित मंदाकिनियों और धुंधले तारों को भी देख सकते हैं। अब तक सबसे बड़ा टेलीस्कोप रूस में काकेशस पहाड़ की चोटी पर कार्यरत है। एरिजोना, हवाई, ऑस्ट्रेलिया और चिली के पहाड़ों पर कई बड़े बड़े टेलीस्कोप रखे गए हैं। भारत में मुख्य प्रकाशीय वेधशालाएं नैनीताल, गुरु शिखर, माउंट आबू के पास, उदयपुर, जापाल रंगपुर, हैदराबाद के पास, कवालूर और कोडई कनाल में स्थित है। इसके अलावा कई छोटे छोटे टेलीस्कोपों के द्वारा रात्रि में आकाश का अध्ययन किया जाता है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आकाश से आने वाले प्रकाश के विश्लेषण के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड के बारे में जाना जा सकता है। रेडियो खगोलिकी इसमें से एक है। आजकल वैज्ञानिक अंतरिक्षीय पिंडों का बहुत संवेदनशील रेडियो दूरबीनों द्वारा अध्ययन करते हैं। आइए देखें कि यह विधि क्या है। 10.2.3 रेडियो तरंगों द्वारा तारों का अध्ययन। तारों से रेडियो तरंगें निकलती हैं। इस तथ्य की खोज अचानक ही एक इंजीनियर कार्ल जांस्की ने सन 1932 में की। उस समय वे अटलांटिक के आर पार होने वाली टेलीफोन वार्ता में शोर के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस समस्या का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक रेडियोग्राफी बनाया। यह जानकर टेलीफोन वार्ता में होने वाला शोर आकाशगंगा मंदाकिनी से आने वाली रेडियो तरंगों के कारण था। वे आश्चर्यचकित रह गए। यह रेडियो खगोलिक विज्ञान अर्थात अंतरिक्षीय पिंडों से आने वाली रेडियो तरंगों द्वारा उनके अध्ययन की शुरुआत थी। रेडियो खगोलिकी में इस्तेमाल होने वाला मुख्य उपकरण रेडियो टेलीस्कोप है, जो अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को एकत्रित करता है। भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा बनाया गया ऊतक मंड में स्थित रेडियो टेलीस्कोप विश्व भर में लगाए गए अन्य बड़े टेलीस्कोपों में से एक है। भारत में लगाए गए अन्य रेडियो टेलीस्कोप गुलमर्ग, अहमदाबाद, गौरी, बिदानूर, बेंगलुरु के निकट में स्थित है। जिस तरह हम रेडियो द्वारा अपना मनचाहा स्टेशन सुन सकते हैं, उसी तरह रेडियो टेलीस्कोप द्वारा मनचाही तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों को एकत्र किया जा सकता है। रेडियो टेलीस्कोप अदृश्य ब्रह्मांड का ही दृश्य प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि प्रकाशिकीय टेलीस्कोप की तुलना में अधिक गहराई से अंतरिक्ष की खोजबीन करता है। रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में धूल भरे बादलों को पार कर सकती हैं, जैसे कि पृथ्वी पर खराब या धुंध भरे मौसम में भी रेडियो सिग्नल सुनाई देते हैं। इस प्रकार रेडियो खगोल शास्त्री रेडियो तरंगों द्वारा अंतरिक्ष के उन हिस्सों की तस्वीर भी बना सकते हैं जिन्हें प्रकाशिकीय टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन साधारणतया रेडियो टेलीस्कोप एक बार में कुछ ही तरंग दैर्घ्यों को एकत्रित करते हैं।
रेडियो टेलीस्कोपिक द्वारा सैकड़ों अंतरिक्षीय पिंडों की खोज की जा चुकी है जो रेडियो तरंग विसर्जित करते हैं। उनमें से अधिकतर पिंड प्रकाशीय टेलीस्कोप द्वारा भी देखे जा चुके हैं। रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से ही पल्सर जैसे अंतरिक्षीय पिंडों की खोज हुई है। पल्सर वे तारे हैं जिनमें से एक निश्चित सूक्ष्म अंतराल के बाद प्रकाश व रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित कर्क निहारिका के मध्य में स्थित पल्सर से 1 सेकंड में 30 बार प्रकाश व रेडियो तरंगें निकलती हैं। कुछ अन्य रेडियो तरंगों के स्रोतों जैसे 3C273 को, जिनकी खोज रेडियो टेलीस्कोप द्वारा हुई, प्रकाशीय दूरबीन द्वारा देखने पर अलग तरह का पाया गया, उसे क्वासर कहा गया। क्वासर, जो क्वासी स्टेलर रेडियो स्रोत का संक्षिप्त रूप है, अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारों जैसे पिंड हैं। सभी क्वासर रेडियो स्रोत नहीं होते। क्वासर के आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगें क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचती हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनसे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्वासर का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसका फैलाव केवल 1 प्रकाश माह का होता है। अर्थात यदि आप आकाशगंगा मंदाकिनी की कल्पना एक फुटबॉल के मैदान के रूप में करें तो क्वासर उसमें स्थित एक धूलकण के समान होगा, किंतु आकाशगंगा मंदाकिनी की तुलना में इससे 100 गुना अधिक ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों ने कई दीर्घवृत्तीय मंदाकिनियों की भी खोज की है जो रेडियो तरंगों की सशक्त स्रोत हैं। इन्हें प्रकाशीय टेलीस्कोप द्वारा देखने पर कोई महत्व नहीं दिया गया था। इन्हें रेडियो मंदाकिनियाँ कहा जाता है। किसी मंदाकिनी का केंद्र अक्सर रेडियो तरंगों का एक सशक्त स्रोत है। मंदाकिनियों के मध्य भाग में काफ़ी मात्रा में स्थित पदार्थ तथा गैस में तेज गति से हलचल होती रहती है। इस हलचल से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेडियो टेलीस्कोप से अंतर तारकीय अंतरिक्ष में कार्बनिक अणुओं के होने का भी पता चला है। 10.2.4 आकाश से आने वाले संदेश। हमारे ग्रह पृथ्वी पर आकाश से केवल प्रकाश और रेडियो तरंगें ही नहीं बल्कि अन्य पिंड जैसे उल्काएं भी समय समय पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। ये उल्काएं उन अंतरिक्षीय पिंडों के बारे में बहुत सी जानकारी लाती हैं जिनसे वे टूटकर पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर लगातार अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें भी आती हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिकों से बनी हैं और अंतरिक्ष में बहुत तेजी से लगभग प्रकाश की गति से चलती हैं। इन किरणों की उत्पत्ति और अंतरिक्ष में उनकी गतिशीलता वैज्ञानिकों के लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। इस रहस्य के सुलझने पर हमें अंतरातारिकीय आकाश के बादलों और तारों और मंदाकिनियों के बारे में भी और अधिक जानकारी मिल सकेगी। 10.2.5 अंतरिक्षीय अभियान। कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थितियों से अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश और रेडियो तरंगों में विकृति आ जाती है। उदाहरण के स्वरूप में अगर देखें तो तूफान से रेडियो तरंगों में बाधा पड़ती है या बादल प्रकाश को धुंधला करते हैं, तब प्रकाश या रेडियो दूरबीनों द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं संभव हो पाता। ऐसा न हो तो भी खगोल शास्त्रियों ने आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के द्वारा ऐसे कई नई खोज कर रखे हैं जिनसे ब्रह्मांड की खोज की जा सकती हो। अब हम इन सब का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। अंतरिक्ष में वेधशालाएं। अंतरिक्ष युग में आगमन के साथ साथ टेलीस्कोप और कैमरे से युक्त वेधशालाएं पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में स्थापित की गई हैं। वेधशालाएं अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रहों के रूप में हो सकती है, जैसे कि परिक्रमा करती हुई मानव रहित खगोलीय वेधशालाएं, स्काईलैब, आइंस्टीन वेधशाला, रेडियो खगोलीय उपग्रह, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट आदि। अन्य वेधशालाएं चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर जहां भी अनुकूल परिस्थितियां हैं भी स्थापित की गई हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए गुब्बारों, रॉकेट या हवाई जहाज पर भी प्रेक्षण के लिए उपकरण रखे जा सकते हैं। ये वेधशालाएं अंतरिक्षीय पिंडों से आती हुई अवरक्त विकिरणों, परावैंगनी विकिरणों, गामा किरणों और एक्स किरणों को रिकॉर्ड कर सकती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में अंतर्लीन हो जाती हैं। पड़ोसी संसार की सैर।
जैसे जैसे अंतरिक्षीय विज्ञान में प्रगति होने लगी, अन्य ग्रहों पर भी अंतरिक्षीय यान भेजना संभव होने लगा। यहाँ तक कि इंसान और उपकरण चंद्रमा पर भी पहुँच गए। इन अभियानों से सौर परिवार के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है। उदाहरण के रूप में चंद्रमा तक जाने वाले अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की चट्टानें, मिट्टी के नमूने और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें अपने साथ लाए और अध्ययन के लिए चंद्रमा पर बहुत से उपकरण भी छोड़ आए। अपने पड़ोसी ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अंतरिक्ष यानों को सौर परिवार में भेजने में सफलता मिली है। ये अंतरिक्षीय यान लगभग सभी ग्रहों और उनके मुख्य उपग्रह तक पहुंच चुके हैं। मंगल तथा शुक्र ग्रहों पर इन्हें सफलतापूर्वक उतारा भी जा चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान पायनियर 10 सन 1983 में वरुण ग्रह के कक्ष को पार करके सौर परिवार से बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान था। पृथ्वी से किए गए प्रेक्षणों और इन उपग्रहों द्वारा भेजे गए आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक सौर परिवार की उत्पत्ति और विकास को बेहतर ढंग से समझ सके। सौर परिवार के बारे में प्रेक्षणों से प्राप्त जानकारी अब हम आपको इकाई 11 में बताएंगे। हमने यहाँ संक्षेप में विभिन्न उपकरणों के बारे में बताया है जिनके इस्तेमाल से खगोलशास्त्री ब्रह्मांड का प्रेक्षण करते हैं। इन तरीकों की जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि आप खगोल शास्त्र में प्रेक्षण के महत्व को समझ सकें। ब्रह्मांड हमारी परिकल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और जटिल है। हम जिन परिकल्पनाओं या सिद्धांतों को बनाते हैं उनकी पुष्टि प्रेक्षणों से अवश्य होनी चाहिए। यही कारण है कि खगोल शास्त्री दिन प्रतिदिन प्रेक्षणों के लिए नई और बेहतर तकनीकों की खोज कर रहे हैं ताकि अपनी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये रही 10.2 तक की पूरी जानकारी। अब आगे की 10.3 का जो लेक्चर होगा वो अगली एपिसोड में होगा। तो अब आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और इस एपिसोड को पूरी तैयारी से पूरी नोटबुक्स के साथ सुनें, समझें और पूरी नोटशीट बनाएं। नोटशीट बना के नोटशीट का अध्ययन करें ताकि आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम में काम आए। इससे रिलेटेड बोध प्रश्नों का आंसर भी आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको स्वयं ही बनाने आएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप बिना किसी की के हेल्प से, बिना किसी कुंजिका के हेल्प से या बिना किसी गाइड के हेल्प से स्वयं आंसर देने में सक्षम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस एपिसोड के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।